तो सभी लोगों को नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग एक पेन और एक डायरी पे कुछ मन करे तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, वरना तो मैं आपको पूरे नोट्स दूंगा। तो आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस चीज की, हिंदुस्तान चाइना रिलेशनशिप। चाइना को तो जानते ही हैं आप सब लोग, यस और नो? चाइना का नाम तो सबने ही सुना हुआ है। तो हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शुरुआत कैसे करनी चाहिए? हमको क्वेश्चन बनाते आना चाहिए। क्या बनाते आना चाहिए? हमेशा अपनी तैयारी का रूप अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूं या ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, कौन सी पढ़ाई सही है? पढ़ाई वही सही है कि जहां आप क्वेश्चन लिख सकें। अगर आप क्वेश्चन लिख पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का स्तर सही है, और अगर आप सब कुछ पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ सकता है ना। और इसीलिए मैं जो पढ़ाता हूं वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर से ही पढ़ाता हूं कि मेरा बच्चा जो भी मुझसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा है वो सचमुच में आंसर लिख सके। आंसर क्वेश्चन दिखाना और क्वेश्चन का आंसर कराना पढ़ाई का उच्चतम तरीका है। कैसा तरीका है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन। तो सवाल से ही चालू करते हैं। भारत और चीन के संबंधों में क्या क्या चुनौतियां हैं? चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत की भविष्य में क्या विदेश नीति होनी चाहिए? व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस इन इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप इन द लाइट ऑफ recent aggressive stand taken by China? Please highlight what should be India's foreign policy in this regard. भारत को क्या करना चाहिए और संबंधों में चुनौतियां क्या क्या है? तो ये है चाइना। समझ में आया? इसका जो इधर वाला इलाका है जिसको आप क्या कहते हैं, वेस्ट, ये इतना डेवलप नहीं है। क्या नहीं है? इतना डेवलप नहीं है। यहां पर टकला मकान जैसे सूखे रेगिस्तान है, जैसे हमारा लद्दाख वाला इलाका है, पहाड़ी और ठंड, इस तरह का रेगिस्तान है यहाँ। तिब्बत में बर्फ पड़ती है और ये वाले इलाके ज्यादा डेवलप हैं। क्यों? यहां पर समुंदर है बेटा, और जो इनका एक्सेस है वो इसी इलाके में है। तो दिस इज दी लोकेशन। कई कल्चर यहां पर हैं मेरे बच्चों, लेकिन यहां पर मुसलमान लोग रहते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जिनजियांग डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? यहां कौन सी जाति रहती है? मुसलमान, जिनका नाम है उइगुर। क्या नाम है? उइगुर। और यहां पर मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। अब आओ, यहां पर उइगिर जनजाति है, उसके मुसलमान है वो। चाइना में कई तरह का कल्चर है, कन्फ्यूशियस है, हान है, अपने लोकल कल्चर है। और मुस्लिम लोग वहां क्या हैं? कम संख्या में, माइनॉरिटी में। और आपको मैंने पहले ही बताया होगा कि मेजॉरिटी का काम है दबाना और मेजॉरिटी का काम है डरना। उसको डर लगता है और मेजॉरिटी दबाता भी है। देखते हो आपके मोहल्ले में ही अगर 10 घर एक जाति के होंगे और दूसरा एक घर खाली दूसरी जाति का, तो क्या कहेगा? माँ क्या कहती है? संभल के, यहां पर अपने लोग नहीं हैं। और जो 10 घर एक जैसे होंगे उनके लड़के कैसे छोड़ेंगे? इसने कुछ फालतू बोल दिया ना, देख लेंगे। कैसी टेंडेंसी है ये? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की। ये रिलीजन के बेस पर भी हो सकती है, कास्ट के बेस पे भी हो सकती है, लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकती है, रीजन के बेस पर भी हो सकती है। जैसे यहाँ दिल्ली के में आप जब जाओगे तो यहाँ दिल्ली का लड़का चौड़ जाता है बाहर वाले लड़कों पर, आप ये पाएंगे। जबकि बिहार यूपी का बंदा यहाँ के थोड़ा सा सकुचाएगा। लेकिन यही लोग बिहार में पहुंच जाएं तो क्या करेगा? देख लूंगा आजा। क्योंकि वहां वो अपने आप को कैसा फील करता है? बहुसंख्यक। लेकिन दिल्ली उतरते ही अल्पसंख्यक। तो टेंडेंसी चेंज हो जाती है।
तो खैर मैंने आपको एक छोटी सी बात करी बताई, इंटरनेशनल रिलेशन या दुनिया में ये बात बहुत काम आती है, देखते हो बहुत काम आती है मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट। अब आओ चाइना के इंडिया से रिलेशन कैसे हैं। भारत और चाइना लगभग सेम टाइम पर ही इंडिपेंडेंस पाए, ऐसा मान के चलो, है ना। वैसे चाइना पर किसी का राज नहीं था, पर उनकी सरकार 1950 के आसपास बनी है। कब बनी? 1948-50। हमारी कब बन गई थी? 1947। और आज वो उनकी जीडीपी कितने ट्रिलियन की है? 17 ट्रिलियन। और भारत की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है? 3 पॉइंट समथिंग। आज वो भारत से लगभग 5 गुना शक्तिशाली देश है। वहां पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितने गुना ज्यादा होता है? द गुड्स एंड द सर्विसेज आर हायर 5 टाइम्स, जबकि भारत के बाद आजाद हुआ देश। ऐसा कैसे हो गया बच्चों? उन्होंने फोकस किया कि हमको इंडस्ट्री लगानी है। वहां पर तानाशाही सरकार है। कैसी सरकार है? लोकतंत्र नहीं है। वहां पर एक पार्टी है जो सब कुछ चलाती है। वहां कोई कोर्ट वोट कुछ नहीं। अगर वहां की पार्टी ने कह दिया यहां से हाईवे निकलना है, तो कल सुबह आएगी क्या कहते हैं बस, ट्रक, उसमें बैठिए, ट्रक में सामान लगिए और वो दूसरी जगह आपको बता देंगे यहां रहना है, और चुपचाप लोग वहां का पर चले जाते हैं। भारत में सरकार ने कह दिया यहां से हाईवे निकलना है, सबसे पहले तो क्या करेंगे? बुलडोजर को ही तोड़ देंगे। फिर पुलिस वाला आएगा तो उसी के डंडा। एमपी एमएलए ही रोकेगा कि ये मेरे वोटर हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगना चाहिए। फिर जाएगा कोर्ट, और कोर्ट में तारीख पे, यहां हाईवे बनने में लगता है 25 साल, वहां लगते हैं 2.5 साल। आ गई बात समझ में कि वो हमसे 5 गुना आगे कैसे निकल गया? क्योंकि वहां डिसीजन क्या होते हैं? क्विक। और भारत, लोकतंत्र की सबसे बड़ी परेशानी यही है मेरे जिगर के टुकड़ों, ये धीरे चलता है। इन डेमोक्रेसी द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज मच लोअर एज कंपेयर टू ऑटोक्रेसीज। तानाशाही मुल्कों में विकास ज्यादा होता है। क्या होता है? इराक में सद्दाम हुसैन का इराक है, वहां ज्यादा था। समझ में आया? सिंगापुर में ज्यादा था, ली केशवान। इवन गद्दाफी, लीबिया का एक तानाशाह था गद्दाफी, उसने राज किया वहां पर। अब तो बेचारा अमेरिका ने मरवा दिया उसको। उसके यहां भी मेरे जिगर के टुकड़ों भारत से अच्छा लोगों का खाना पीना एजुकेशन का लेवल था, पर वहां पर एक चीज नहीं थी, वो क्या? अधिकार। लोगों को घूमने फिरने, धर्म को पूजने की वैसी आजादी नहीं थी। ऐसी ही आजादी चाइना में भी नहीं है। ये राइट्स नहीं देते हैं, खाना पीना सब देते हैं। हाँ जी, तो भारत के क्या क्या इश्यूज इनके साथ चल रहे हैं, इसको जरा मैप से देखते हैं। कौन कौन से बॉर्डर हैं हमारे साथ इनका टच हुआ हो, कहां कहां हम टच होते। ये है पूरा चाइना बच्चों, ये पूरा क्या है? ये चाइना है पूरा। ठीक है, भारत कहां से चालू हो रहा है? अपना ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ये अपना उत्तराखंड, यस या नो? ये उत्तराखंड है। फिर नेपाल बीच में आ जाता है, नेपाल के बाद हमारा ये सिक्किम है। ठीक है, फिर ये आ जाता है भूटान, और फिर ये हमारी 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश वाला राज्य। ये पूरी सीमा उनके साथ बनती है। समझ में आया? और जितनी भी नदियां हैं वो कहां से निकलकर आती हैं? तिब्बत से। कहां? जो शिवजी का भी जहां पर स्थान बताया जाता है वो जगह भी कौन सी है? कैलाश मान सरोवर। डेट इज इन तिब्बत, नॉट इन इंडिया। भारत में नहीं है वो। कहां है? तिब्बत में पड़ता है, जो कि आज किसका इलाका है? चाइना का इलाका।
तो आओ, खैर हमारे शरणा लोग जाते हैं, श्रद्धालु लोग, हमारे श्रद्धालु लोग जाते हैं। अब आओ, दिक्कत क्या हुई, भारत और ये साथ साथ आजाद हुए थे, आजाद तो नहीं हुआ था वो, पर वहां पर नई सरकार बनी थी। अब इश्यूज आज की डेट में हमारे कहां कहां उनके साथ हैं। भारत और चाइना पहले कोई डायरेक्ट बाउंड्री नहीं थी, क्या कोई डायरेक्ट बाउंड्री नहीं थी हमारी उनके साथ। बीच में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था तिब्बत। क्या था राज्य का नाम? तिब्बत। और वहां पर बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे। कौन से लोग? बुद्धिस्ट। कौन से वाला इलाका है मेरे जिगर के टुकड़ों? ध्यान से देखो बेटा, ये वाला इलाका, ये तिब्बत था। लेकिन चाइना ने इस इलाके पर अटैक कर लिया और ये पूरा इलाका कैप्चर कर लिया और बोला ये चाइना का भाग है। और बुद्धिस्ट लोग जो वहां रहते थे उनको वहां से भगा दिया। और भगाया भी नहीं, क्या किया, अपने चाइना के हान जाति को यहाँ ला ला के ला ला के ला ला के बसाते रहे, उनकी दुकानें, खेत खलियान और उनकी करते रहे, शादी करवा दी आपस में। और आज की डेट में वहां पे हान ज्यादा है और बुद्धिस्ट कम। यही करती है कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, बाहर से अपने लोगों को लेकर आती है, शादी करवाती है और उस इलाके में वो जो लोग एग्जिस्टिंग रह रहे होते हैं उनकी संख्या को क्या कर देती है, फिर वो विरोध क्या करेंगे, जो दो चार विरोध कर रहे हैं उनको मार पीट के भगा देती है या फिर जेल में डाल देती है। तो चाइना को कैप्चर इन्होंने कर लिया। जब चाइना को 1950 में इन्होंने तिब्बत को कैप्चर किया तो भारत तो तब नया ही बना था, यस या नो? भारत ने कहा हमें क्या मतलब, गलती की भारत ने। आपके पड़ोस में किसी ने अटैक करके एक देश को खत्म कर दिया है तो आपको विरोध करना चाहिए। लेकिन क्या, भारत तो खुद ही आजाद हुआ था, 3 साल का क्या था, बच्चा, वो क्या विरोध करता। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि दलाई लामा भागकर यहां आ गए। वहां के धर्म गुरु तिब्बतों के, बुद्धिस्ट, इनका नाम क्या है, दलाई लामा। और भारत ने इनको शरण दे दी। वो डर गया चाइना कि हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट नेता है जो कल को दोबारा से तिब्बत की मांग कर सकता है, वो कहां जाकर बैठा हुआ है, भारत। और भारत इसको क्या मानता है, अपना मेहमान। कि धार्मिक आधार पर हमने इसको क्या दी है, धार्मिक आधार पर हमने इसको क्या दी है, अपने यहां शरण दी है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपनी कार्यस्थली कौन सी है उनकी, यहीं पर। उनका जन्म नेपाल में जरूर हुआ लेकिन उनका जीवन कहां बीता बच्चों, उनका जीवन, बिल्कुल ठीक कह रही हो बिटिया, बिहार और यूपी। यही उनकी, यही पैदल घूमते थे, कुशीनगर, सारनाथ, नालंदा, गया, पटना, बस इसी जगह में घूमते थे। पैदल कितना चलेगा आदमी, बैलगाड़ी से कितना जाएगा, घोड़े से कितना जाएगा, लिमिट थी। और उनके जो शिष्य हुए उन्होंने पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट धर्म को फैलाया। और तिब्बत में भी क्या है, बुद्धिस्ट लोग हैं जिनको इन्होंने मारकर भगा दिया था। तो तभी से हमारे बीच में क्या हो गया, विवाद। हमारे और चाइना के बीच में एक रेखा थी। हाँ जी, इंडिया कैसे बोलेगा है, 5 साल का बच्चा आपके घर में बिटिया, क्या 10 साल में भी क्या टाइम पीरियड है आपके घर में, 10 साल का में कब्जा है, 10, एक 9 साल का बच्चा है आपके घर में, कितने साल का, 9 साल का बच्चा। और क्या कहते हैं, घर के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, अभी देख लो माँ बाप लड़ते हैं,
बिल्कुल दोनों बच्चे बिल्कुल। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं मेरे बच्चों कि क्या हुआ, तो इसके बारे में तो मैंने पिछले लेक्चर में बात की है कि भारत को उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना है, तो मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ, चिंता मत करो, 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भारत मानता है किसको। भारत मानता है आदर्शवाद को। किसको मानता है? आइडियलिज्म। व्हाट इज आइडियलिज्म? आइडियलिज्म इज अ थ्योरी इन विच we believe that individual is good. The relation between a person can be made on the basis of mutual understanding and benefit, कि सभी लोग अच्छे होते हैं और उनके साथ हम प्रेम प्यार से संबंध बना सकते हैं, और अगर कुछ दिक्कत भी आती है तो आपस में बैठ के हम बात करके उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में हमको हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट रिजॉर्ट टू वायलेंस इन एनी कंडीशन। ये भारत का आइडियलिज्म है। आगे बढ़ो। भारत आगे क्या मानता है? भारत की एक थ्योरी है जिसको मैं बताता हूं, आप जिसको कहते हैं पंचशील। कौन सी थ्योरी? पंचशील। पंचशील को देखो, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर भी एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। भारत की एक थ्योरी है जो इसी के साथ डेवलप हुई थी, उसका नाम क्या है? पंचः शीलः। भारत ने जब आजाद हुआ तो पंचशील का इस्तेमाल किया कि हम दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध बनाएंगे। तो भारत ने 1954 में ही जब चाइना के साथ रिलेशनशिप बनाए थे, तब इस फॉरेन पॉलिसी को स्टेट किया था। ये फॉरेन पॉलिसी क्या है? पंचशील। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता। वहां के प्रधानमंत्री भारत घूमने आए थे, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और नेहरू साहब। इनके साथ हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं, और हमने 5 शील भगवान बुद्ध से उठाए हैं, और ये भी आज हमारे फंडामेंटल टेनेंट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के। क्या हैं? आज भी हम इनको मानते हैं। क्या है? एक दूसरे की क्षेत्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता का हम क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। और बड़ा अच्छा दिखाता हूं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू द टेरिटोरियली इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। यानी हम तेरी जो सीमा है उसका को मानेंगे, तू हमारी को मान। हम तेरे ऊपर कभी तेरी टेरिटरी को छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, तू हमारी को छीनने की कोशिश मत करना। दूसरा, हम एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। क्या? गैर परस्पर आक्रमणता, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वी विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ एनी अदर कंट्री। भारत ने अपना स्टैंड पहले से ही क्लियर कर रखा है, किसी देश की आंतरिक राजनीति में कुछ भी हो रहा हो, वो अपने घर में कुछ भी करे, हम उसके घर में जाकर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये उसके घर का मामला है, उसके और उसकी जनता के बीच का मामला है। जनता और वहां का प्रशासन जो करना चाहे वो करे। इसीलिए म्यांमार में अभी सैनिक शासन है, इंडिया चुप है। अफगानिस्तान में अभी थियोक्रेसी है, धर्मतंत्र, इंडिया चुप है। ताइवान को छीनने की कोशिश कर रहा है चाइना, लेकिन भारत नहीं बोलेगा, क्योंकि भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। बलूचिस्तान पे भी नहीं बोलेगा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कोशिश करता है, पर क्लियर कट स्टैंड है कि अगर कुछ भी उस देश के अंदर होना है तो वहां की जनता डिसाइड करे कि उनको क्या करना है। अगर ताइवान को छीनना चाहते हैं तो ताइवान वाले डिसाइड करें। अफगानिस्तान में तालिबान को हटाना है
तो लोकल जनता विरोध करे। म्यांमार में अगर सैनिक शासन आ गया तो जनता उठ के खड़ी हो। किसी तीसरे मुल्क को वहां अपनी मोनोपोली दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो। इंडियन स्टैंड इज वेरी वेरी क्लियर। दिस इज द बेसिक टेनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इट इज नॉट अबाउट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसिडेंट। ये कोई किसी एक छोटे से घटना दुर्घटना से संबंधित विचारधारा नहीं है। एक क्लियर कट साउंड स्टैंड है ओवर द लास्ट 70 ईयर्स, और ये ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ना तो विचारधारा एक दिन में बनती है, ना एक दिन में समाप्त होती है। क्या बात। अगर मतलब ऐसे पढ़ना चाहोगे तो 3 घंटे में दिमाग खत्म ही हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे पढ़ना चाहते हो तो 3 घंटा मुझे बोलना पड़ेगा। अब मैं भी बैलेंस करने की कोशिश करता हूं कि कैसे पढ़ाना है। आओ, एक दूसरे का इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट कैसे काम करेंगे। ऐसे काम करेंगे कि भाई तेरे को भी फायदा हो, मैं तेरे को समान मानूंगा और पारस्परिक लाभ पर काम करूंगा। इसका मतलब क्या होता है, भारत के लिए कोई देश ना तो छोटा है ना कोई बड़ा है। हमारे लिए नेपाल की भी उतनी ही क्या है रिस्पेक्ट है जितनी अमेरिका के लिए। क्यों? वी बिलीव इन इक्वालिटी रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन रीजन। कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सैनिक शासन हो या कुछ ना हो, हम क्या मानते हैं? इक्वालिटी। और एक दूसरे से कैसे पर काम करते हैं बेटा, देख कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट। हम तभी किसी देश के साथ काम करेंगे जब उसको भी और हमको भी दोनों को फायदा हो रहा होगा। चाइना कैसे काम करता है? बस सेल्फ इंटरेस्ट। और 5वीं पॉलिसी क्या थी? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय। तू अपने घर में सही रहे, प्रेम से रहे, और मैं अपने यहां सही रहूंगा। हम दोनों पीसफुली एक साथ रह लेंगे। ये 5 टेनेंट हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। 1954 में ही क्लियर हो गए थे, और आज भी मोर और लेस हम इसको क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। किसके आने से? नरेंद्र मोदी के आने के बाद स्टैंड में थोड़ा डाइल्यूशन हुआ है, पर इतना ज्यादा डाइल्यूशन नहीं है कि हम पूरे पॉलिसी को बदल दें। तो ये स्टैंड है बेटा, आपको बताया। लेकिन इसने इस बात को माना नहीं था, माना नहीं था। भारत को इस स्टैंड का दिक्कत हुआ था। ये देखो भारत पर इसी को मानने के चक्कर में 1948 में हम कश्मीर का मुद्दा कहां ले गए? यूनाइटेड नेशन ले गए। हिंदी चीनी भाई भाई कर दिया। जब तिब्बत को वो हड़प रहा था तो कुछ नहीं बोले। फिर 55 करोड़ रुपए दे दिए पाकिस्तान को अलग होने पर। 1972 में इंदिरा गांधी ने 90,000 सैनिक पकड़ लिए थे। किसके? बांग्लादेश की आजादी के लिए जब संघर्ष चल रहा था। फिर भी वापस लौटा दिए। नहीं तो चाइना जैसा देश होता तो क्या कहता कि पहले साइन कर कि कश्मीर भारत का है, तब तेरे 90,000 सैनिक छोड़ूंगा। लेकिन भारत ने क्या कर दिया? छोड़ दी बिना किसी समझौते के। ऐसा ही किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। तो खैर इससे हमें दिक्कतें भी हुई हैं, पर ठीक भी रहा। दोनों तरह से इंटरप्रिटेट कर सकते। अब आओ चाइना के बीच में आज हमारी क्या क्या गड़बड़ है। तो पहली गड़बड़ तो तालिबान ही है, वो यही है तिब्बत वाला क्षेत्र, और यहां से आए हुए दलाई लामा, है ना। पहले इनके और हमारे बीच में एक अंग्रेजों ने रेखा डिफाइन की थी जिसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा, जिसको आज चाइना मानता ही नहीं है। और वो क्या कहता है कि ये वाला लद्दाख वाला एरिया
उत्तराखंड का कुछ एरिया, सिक्किम का कुछ एरिया और तवांग का कुछ एरिया किसका पार्ट है? चाइना अपना पार्ट मानता है। मैकमोहन तो उधर थी, लेकिन वो इसको भी अपना पार्ट मानता है। और 1962 में एक लड़ाई लड़ चुका है और हमारे बहुत सारे भाग को अपने कब्जे में ले रखा है। इसमें एक ड्रामा और हुआ है मेरे जिगर के टुकड़ों, वो पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने ये वाला इलाका, कौन से वाला इलाका, जब ऊपर से आकर गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर से आकर उसने इस इलाके को अपने पास लिया, अक्साई चीन से इधर वाला, ये चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो आज यहां भी चाइना है, अक्साई चीन में भी चाइना है, ग्वालन वाली में भी चाइना है। यहीं पर अभी विवाद हुआ था। भारत के पास ये वाला इलाका है यहाँ पे कहीं, जिसको कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। हमारी यहाँ पर है आखिरी चौकी। असलियत में भारत, अगर आज की डेट में भारत को देखो कि भारत के हिस्से में कितना जम्मू और कश्मीर है बेटा, इतना है सिर्फ। ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, गिलगिट बाल्टिस्तान, और इस इलाके पर चाइना का कंट्रोल। जितना हम अपने मैप में दिखाते हैं उसका जम्मू कश्मीर सिर्फ कितना है, जो एक्चुअल टेरिटरी हमारे पास है, जस्ट 33%। रेस्ट इज आइदर विद पाकिस्तान और विद चाइना। तो इसने इसको गिफ्ट कर दिया, तो इन दोनों की क्या बन गई? दोस्ती हो गई। 48 में ही जम्मू कश्मीर के ऊपर हम लड़ चुके थे पाकिस्तान के साथ, विभाजन की रेखा थी। फिर 62 में किसके साथ लड़े? चाइना के साथ। तो और फिर 65 में पाकिस्तान के साथ। तो ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यस और नो? आपने ये कहां देखा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखा था। रशिया, अमेरिका और यूरोप की शक्तियां, फ्रांस और ब्रिटेन एक तरफ और यूएसएसआर एक तरफ, लेकिन जब दोनों को हिटलर ने धोया तो दोनों क्या हो गए? एक। रशिया भी उसी वहीं पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका खड़े थे, क्योंकि बड़ी शक्ति धो रही थी। कौन? हिटलर। हिटलर। तो ऐसा करना पड़ता है, समय ने दिखाया। और इसीलिए आज रशिया क्या है? वहां पर वीटो पावर होल्ड करता है। इधर जापान को धो रहा था, जापान धो रहा था चाइना को, और इसीलिए आज उसको वीटो मिला है। सीधी बात है, 5 मेंबर वहीं से आए हैं। ये आप पढ़ चुके, यस और नो? यस जुगनी, सब लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए, अब हमारे पास ये इलाके हैं। एक इलाका है वेस्टर्न अक्साई चीन वाला, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ये पीओके है। दूसरा इलाका है ये वाला सेंट्रल जोन, जहां जो कौन सा इलाका है, जिस इलाके को कहते हैं उत्तराखंड वाला इलाका। और तीसरा इलाका है तवांग, अरुणाचल प्रदेश। पूरे तवांग को ही ये अपना पार्ट बताता है। 1325 किलोमीटर वहां है, 544 यहाँ है और 1570 किलोमीटर वहां है। इन दो पर वो बार बार हमको छेड़ता है, इस इलाके को बार बार नहीं छेड़ता, क्योंकि यहां इंडिया को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्या बच्चे? क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहां और यहां पर नहीं है। यहां पर चाइना को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्यों? क्यों एडवांटेज है? पहाड़ी ऊपर है। क्या है? मतलब वो ऊपर है हमसे, अरुणाचल प्रदेश में, और इधर भी कहाँ है? ऊपर है। तो वहां उनको एडवांटेज मिलता है। ऊपर से पत्थर फेंकना और नीचे से पत्थर फेंकना, किसको फायदा ज्यादा रहता है? देखते ही हो, क्योंकि वो थोड़ा सा ही फेंक देगा तो बहुत तेज आके लगता है, हमें मेहनत करके ऊपर फेंकना पड़ता है। तो ऊपर वाले को हमेशा एडवांटेज रहती है लड़ाई में। मानते हैं इस बात को? तो जनरल कॉमन सेंस। पर इस जगह हमें एडवांटेज। दीज आर दी डिस्प्यूटेड रीजन। 2 रीजन समझ में आ गए जो डिस्प्यूट के हैं। तिब्बत भी समझ में आ गया। डिस्प्यूट सिर्फ यहीं पर नहीं है बेटा, डिस्प्यूट कहीं और भी है।
डिस्प्यूट है मेरे जिगर के टुकड़ों, हमारा जो ये इलाका है जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया था, जिस पर ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, कौन से वाला, ये वाला इलाका है अपना, जिस पर अब किसका कब्जा है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान इस इलाके में हाईवे निकला है, क्या निकला, एक हाईवे, और चाइना ने उस हाईवे को बनाया है जिसका नाम क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझ में आया? इस पूरे इलाके में उसने अपने झिंझियांग डिस्ट्रिक्ट से लेकर हाईवे बनाया है, कहां तक, ग्वादर पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट। पूरा सड़क ही निकाल दी है, क्या निकाल दी है, सड़क। और ये इलाका कहां से होकर गुजरता है, इंडिया के ऊपर से होकर गुजरता है। ये देखो, इसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना के कौन से इलाके से आ रहा है मेरे जिगर के टुकड़ों, यह चाइना के इसी वाले इलाके से, जो शुरू में बताया था, जो डिस्टर्ब इलाका है जहां के लोग चाइना का विरोध करते हैं मेरे बच्चों, शिनजियांग। ये इलाका इसका कम विकसित है, तो चाहता है कि यहां से हाईवे बना दे और पाकिस्तान के बंदरगाह से कनेक्ट कर दे और वहां से सामान कहां तक पहुंचाए, झिंजियांग डिस्ट्रिक्ट तक। कहां तक, झिंजियांग तक। जिससे उसको क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा बताओ? उसको ये फायदा होगा कि उसको इतना लंबा चक्कर जो अभी काटना पड़ता है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर फिर यहां से लेकर और यहां तक। अभी समुद्र में कैसे चलते हैं जहाज, उसके यहां से आते हैं, इंडिया के नीचे से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए यहां तक जाते हैं। जब वो यहीं कर लेगा यहां, तो यहां से सीधा यहां, तो कल को अमेरिका के जहाज या कोई और शक्ति उसको यहां रोकती है, तो यहीं से ही रेल के रास्ते या हाईवे के रास्ते सीधा कहां पहुंच जाएगा। तो अपने रूट को शॉर्ट करना चाहता है, दो रेट क्रिएट करना चाहता है कि इस रोड पे अगर शत्रु खड़ा रहता है तो मैं कोई दूसरी गली भी होनी चाहिए कि नहीं, कल को वो रुक जाए तो अल्टरनेट की रूट की तलाश है। यहां पर पोर्ट है, वो भी वही डेवलप कर रहा है जो हमारे बंबई के पास है। पोर्ट का नाम है ग्वादार। अब बताओ, ये डिस्प्यूट आपको समझ में आया होगा मेरे जिगर के टुकड़ों, ये डिस्प्यूट आपको समझ में आया होगा। ये डिस्प्यूट क्या है, मान लो दो भाइयों के बीच में लड़ाई है किसी जगह को लेकर, इंडिया और पाकिस्तान, उनका आपस में अभी बातचीत चल रही है, सलाह चल रही है, और कोई तीसरी पार्टी आए और वहां घर खड़ा कर दे और कहे भैया आप भी इस घर को यूज करिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लोगे उस घर को यूज? बोलो, आप बोलो भाई। अभी तो डिस्प्यूट ही था कि ये मेरा है कि पाकिस्तान का है, हम आपस में सुलटेंगे, लेकिन उस पर आके हाईवे बना दिया, उस पर गाड़ियां दौड़ने लगी, और वो चाइना और पाकिस्तान इंडिया से कहते हैं आप भी गाड़ियां दौड़ाइए, हम दौड़ाएंगे, हमारी लैंड पर क्या बना दिया है तुमने, अवैध कब्जा कर लिया और उसके ऊपर हाईवे भी बना दिया। तो भारत के साथ क्या किया गया है, छल। कहां पर, CPEC। ये बात समझ में आई? आपके घर पर, जो आपका घर है उसकी जमीन पर कोई और मकान बना दिया और कह रहा है कि आप भी इसमें रह लीजिए, क्या करोगे आप, हैं? हाँ, क्यों शामिल होगा? भारत तो OBOR से भी बाहर है जो बना रहा है कि हम नहीं, क्योंकि ये हमारी संप्रभुता का मामला है। किसका मामला है, सोवरेनिटी, हमारी देश की एकता अखंडता का मामला। इट इज बेस्ड ऑन आवर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, व्यापार बड़ा होता है कि देश की एकता अखंडता सुरक्षा। इफ टू इंटरेस्ट इज कोलाइडिंग विद ईच अदर, वन साइड
there is territory, unity and integrity other side, there is an economic interest, which interest you will prefer? वही चुनोगे ना कि एक आदमी सुबह थप्पड़ मारता है और शाम को कहता है बाबूजी आओ मैं LIC बेच रहा हूं, करवा लो, करवा लोगे LIC? करा लोगे LIC? जिसने सुबह में पीटा हो, लड़ा हो, गुत्थम गुत्था हुई हो, वो शाम को क्या बेच रहा है आपको? कहेगा सुबह तो मार रहा था, शाम को व्यापार कर रहा है। तो पहला इंटरेस्ट क्या है? सुरक्षा, जान, है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एक और मसला है मेरे जिगर के टुकड़ों, हमारे पड़ोसी, मैंने ये पहले भी बताया होगा कि हमारे सारे पड़ोसियों को उसने अपने कब्जे में ले लिया है, बताया था। भारत को वो चारों तरफ से घेर रहा है, मैंने आपको बताया होगा मेरे जिगर के टुकड़ों। कौन कौन सा? इंडिया नेपाल में मैंने आपको कोई दिखाया होगा कि कितना कितना उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट है, ये देखो हमारे नजदीक में अफगानिस्तान में 210 मिलियन, म्यांमार में 252 मिलियन, बांग्लादेश में 13.87 बिलियन, श्रीलंका में 13.11 मिलियन, नेपाल में 1 बिलियन, मालदीव में 970 मिलियन, पाकिस्तान में 12 बिलियन। पैसा दे रखा है सबको और सबको अपनी तरफ कर रखा है, और इनके थ्रू भारत पर दबाव डलवाता है, नेपाल से दबाव डलवाता है कि बोल काला पानी पर, और नेपाल बोलने लग जाता, उकसा रहा है। श्रीलंका को अपने कब्जे में कर लिया था, म्यांमार अब उसके वो तो खैर पहले से ही कब्जे में, मालदीव उसके कब्जे में हो गया था, पाकिस्तान पर तो बहुत ही ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। जल का भी विवाद है। किसका विवाद है बेटा? जल, वाटर। वाटर का क्या डिस्प्यूट है मेरे जिगर के टुकड़ों? देखो आपको ये तो मैंने पहले ही बताया था मेरे बच्चों कि अधिकतर नदियां जो भारत में बहती हैं वो कहां से निकल कर आती हैं? तिब्बत से निकल कर आती हैं। ब्रह्मपुत्रा भी वहीं से निकल कर आती है ना? और ये वहां पर बांध बना रहा है। क्या बना रहा है? भारत का पानी अपनी साइड रोक रहा है। क्या कर रहा है? अपनी साइड रोक रहा है। ये देखो, मैं आपको एक मैप में दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना। कितनी नदियां हैं हमारे बीच में, इतनी नदियां हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। सिंधु वहीं से निकल कर आती है, देखना। दिखाई दे रही है सिंधु नदी जो भारत के जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। इंडस दूसरी, ब्रह्मपुत्र जो नॉर्थ ईस्ट से होकर गुजरती है, असम से। तब कहां से होकर गुजरती है मेरे बच्चों? तब वहीं से होकर गुजरती है। यह है ब्रह्मपुत्र और वो है सिंधु। सिंधु ये दो, ये बाकी उसकी ट्रिब्यूटरी हैं, चेनाब, झेलम, सतलुज, सब कहां से आती हैं? चाइना के तिब्बत से। तो ये क्या कर रहा है? आपको पता ही है नदियों पर क्या बनती है? बिजली। मतलब कुछ आती हैं, कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब वहीं से आती हैं, कुछ हमारे हिमालय से भी आती हैं। मैं कह रहा हूं बहुत सारी
नदियां आती हैं, समझ में आया? कुछ तो हमारे यहां से भी आती हैं, लेकिन एक सिंधु वहीं से आती है, इंडस इंडस भी वहीं आती है। इसमें से भी एक दो नदी है जिसका उद्गम स्थल कैलाश है। तो इनको जब चाहे वो रोक सकता है या नहीं? रोक सकता है, और रोक रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ एक समझौता किए हुए हैं। किस चीज का? सिंधु जल संधि, कि 3 नदियां उनकी, 3 नदियां हमारी। लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है, तो जब भी कुछ होता है तो कहता है हम पानी रोक देंगे। चाइना भी क्या कहता है? हम पानी रोक देंगे। और ब्रह्मपुत्रा का तो रंग बदल रहा है, कलर इज चेंजिंग, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री और वो सब सेटअप कर दिया है। तो कहते हैं हमारा पानी का भी बहुत बड़ा इशू उनके साथ है। इसके अलावा और कौन कौन से इश्यूज हैं? एक इशू है यूएन के अंदर। इसके अंदर, यूएन के अंदर, यूएन के अंदर क्या इशू है? पाकिस्तान को हम आतंकवादी देश घोषित कराना चाहते हैं। जब भी हम कोई प्रपोजल लेके जाते हैं, ये उस पर क्या लगा देता है? वीटो, वीटो लगा देता है कि नहीं, टेक्निकल वीटो लगा देता हूं। बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और कौन सा विवाद है? और विवाद है कि भारत चाहता है एनएसजी की मेंबरशिप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एक ग्रुप बना हुआ है बेटा जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। आप कहोगे सर जी ये ग्रुप क्या होता है? समझाता हूं। न्यूक्लियर, भारत को परमाणु के लिए यूरेनियम की जरूरत है। एक एनर्जी होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, सुना है आपने? यूरेनियम से जो पावर प्लांट लगते हैं, कर्नाकुलम में लगा हुआ है प्लांट हमारा, जेतापुर में लगा हुआ है प्लांट, राजस्थान में लगा हुआ है पावर प्लांट, नरोरा में पावर प्लांट लगा हुआ है कि यूरेनियम डालते हैं और बिजली बनती है। तारापुर में लगा हुआ है, यस, कई जगह लगे हुए हैं, कई जगह लगे हुए हैं हिंदुस्तान में, कई जगह पावर प्लांट लगे हुए हैं। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कई जगह लगे हुए हैं, कई में 6 भी आ जाता है। मेरे को चेक करना पड़ेगा, है ना? मैं श्योर नहीं हूं। मैं सब आईआर में क्या कैसे पढ़ते हैं? आईआर में अप्रॉक्स क्या पढ़ते हैं? अप्रॉक्स। ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां क्या पढ़ते हैं? एग्जैक्ट। आईआर में क्या पढ़ते हैं? अप्रॉक्स। इतिहास में जब पढ़ते हैं तो टाइमलाइन क्या पढ़ते हैं? वहां लोकेशन अप्रोक्स पढ़ते हैं। वहां पानीपत की लड़ाई कहाँ हुई थी, उसमें पानीपत जरूरी नहीं है, पानीपत बहुत लंबा चौड़ा था उस टाइम। आज का पानीपत वो पानीपत नहीं है। अप्रोक्स पढ़ते हैं वहां सब। वहां टाइमलाइन की वैल्यू है, वहां 1526 की वैल्यू है। हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग चीजों की वैल्यू होती है। यही बात समझ में आई? तो हम बात कर रहे थे कि हमको यूरेनियम चाहिए, और भारत ने चोरी से क्या बना लिए हैं? न्यूक्लियर वेपन। आपको पता है भारत ने पूरी दुनिया से छुपाकर परमाणु हथियार बनाए हैं। और जब भारत ने परमाणु हथियार बनाए थे मेरे जिगर के टुकड़ों, तभी से भारत के ऊपर क्या लग गए थे? सैंक्शन। और एक ग्रुप का जन्म हुआ था जिसका नाम है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कि किसी भी ऐसे देश को जिसने परमाणु संधि पर साइन नहीं किए हैं, एनपीटी एक संधि की है, न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी, पढ़ोगे आगे जाके, सारे बच्चे पढ़ेंगे, जब तक उस पर साइन नहीं कर दोगे तब तक हम यूरेनियम नहीं देंगे, ना यूरेनियम की टेक्नोलॉजी देंगे। और भारत ने उस पर साइन नहीं किए और चोरी से हथियार बना लिए, ऐसा आरोप लगता है। पर क्या करते? चाइना के पास भी था, और चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा था परमाणु बनाने में, इसलिए भारत और युद्ध लड़ चुका था 1962 में और 1965 में। तो भारत की मजबूरी हो गई, भारत ने बना लिया। तो अभी भारत चाहता है कि भारत को इसकी क्या मिल जाए?
सदस्यता मिल जाए। क्या मिल जाए? मेंबरशिप। और बार बार भारत मेंबरशिप के लिए क्या लगाता है? रिक्वेस्ट लगाता है, लेकिन ये कहता है कि इसने साइन नहीं किए। जब तक इसने एनपीटी पे साइन नहीं किए तब तक इसको सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। अमेरिका तैयार है कि एनएसजी की सदस्यता दे दो। उसने अभी हमको टेम्परेरी वेवर भी दिला रखा है कि यहां से किसी को भी यूरेनियम चाहिए तो ये यूरेनियम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यूरेनियम मिल जाएगा, लेकिन हमको परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव दी परमानेंट मेंबरशिप एट एनएसजी। किस लिए नहीं है? क्योंकि चाइना वहां पर मना करता है कि इसको दे रहे हो तो किसको और दो, उसको भी दो। तो ये सब लफड़े हैं। कितने लफड़े हो गए? कितने लफड़े हो गए? हाँ, कई जगह का मुद्दा है बेटा। तो मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा सीमा विवाद, दूसरा मुद्दा तिब्बत, तिब्बत कम, दलाई लामा ज्यादा। समझ में आया? थर्ड मुद्दा वाटर डिप्लोमेसी, जल कूटनीति, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। चौथा सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पांचवा मुद्दा पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने में ये रोक लगाता है, वहां के आतंकवादियों को हैं। 5। छठा मुद्दा, हमारे सारे पड़ोसियों को इसने अपने कब्जे में ले लिया और उनको अकसा रहा है। समझ में आया? 7वां मुद्दा एनएसजी की मेंबरशिप, एनएसजी की मेंबरशिप। 8वां मुद्दा पूरे इंडियन ओशन में अपनी क्या कर रहा है? न्यूक्लियर सबमरीन घुमा रहा है। क्या घुमा रहा है? हिंद महासागर में पूरे पर कब्जा कर रहा है। पूरे दुनिया के ग्लोबल थ्रेट को खतरा है, यहां पर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन घुसा रहा है। कितने बता दिए? कितने इश्यूज? 8। इंडो पैसिफिक रीजन में भी आक्रामक है। 9 मुद्दे मैंने बता दिए। तो जब आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा देखो, चुनौतियां 9 हो गई। और जोड़ सकते हो कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को खतरा है ये मुल्क। म्यांमार के अंदर मोनोपोली कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर मोनोपोली कर रहा है, पूरी दुनिया में डेट ट्रैप फैला रहा है। सब लोगों को क्या दे रहा है? सस्ता कर्ज, और फिर उनको अपनी उनकी लैंड बैंक को छीनने की कोशिश करता है। समझ में आया? अभी जो कोरोना का जो मुद्दा है उसको भी जोड़ सकते हैं। डब्ल्यूएचओ को इसने अपनी कब्जे में कर लिया, चाइना ने ज्यादा फंडिंग करता है। पहले फंडिंग अमेरिका करता था, अब फंडिंग। तो अब 10-12 मुद्दे जोड़ सकते हैं। अभी तो हमें हाल फिलहाल किसका विवाद आ रहा है? हमारे पास जो हाल फिलहाल विवाद है कि ये अरुणाचल प्रदेश में हमारे से क्या कर रहा है? और जोड़ना चाहते हो? एक और जोड़ लो कि भारत को इसने ऋण जाल पर फंसा लिया है। भारत के साथ व्यापार इसका कितना है? लगभग 80 बिलियन, 80-100 बिलियन के आसपास, जिसमें भारत को घाटा ही घाटा होता है। भारत मजबूर हो गया है, खुद बना नहीं सकता, इससे
ले नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, और भारत का बहुत सारा पैसा हर साल जा रहा है। भारत इसी मुद्दे की वजह से एक संगठन बना है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसको ज्वाइन नहीं कर पाया, और क्योंकि वहां चाइना है और बहुत सारे आसियान नेशन, बहुत सारे आसियान नेशन उसके अंदर हैं, और भारत उसको शामिल नहीं कर पाया। अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी तो बात आपकी बनेगी। एक मुद्दा छोटा सा और करके जाओ, जो कि जब हम फिर अगली क्लास में मिले तो आपको बात धीरे 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 बताएंगे। पहले इश्यूज को देख लें, है ना, धीरे धीरे बताएंगे। अभी तो सिर्फ मुद्दों की क्या कर रहे हैं कि क्या टेंशन है, पहले इसको जान लें। भारत की तो बहुत फॉरेन पॉलिसी है। भारत ने अमेरिका से संबंध बना रखे हैं, यूरोप से संबंध बना रखे हैं, पराकोर में अपना एयरबेस बना रखा है, इसकी घोषणे के लिए वियतनाम के साथ संबंध बना रखे हैं, या तेरे पास आता हूं, बहुत कुछ कर रखा है इंडिया ने भी, पर उसको देखेंगे। साउथ चाइना सी, कहां चलना है अभी हमें? साउथ चाइना सी। अभी तो इश्यूज ही खत्म नहीं हुए। आपको याद रखना, आपको मोटी मोटी IR में किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? मोटी मोटी बातों की। जब आपको इश्यूज पूछे जाएं तो 5-6 इश्यूज याद होने चाहिए और 5-6 सॉल्यूशन याद होना चाहिए। इससे ज्यादा ना याद करना है, ना लिखना है, ना बोलना है। 5 से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। कितने? लेकिन मैं आपको हर एक चीज में जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो 10-11 बताऊंगा, जब क्वेश्चन बताऊंगा कि प्रॉब्लम बताऊंगा तो 10-11, जो कि आपको कभी भी, और याद करा दूंगा सारी चीज, जो कि आपको कभी भी कोई टेंशन ना आए। आओ साउथ चाइना की तरफ चलो, आसियान की तरफ चलो। एक संगठन है आसियान। क्या है संगठन का नाम? इतनी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? समझ में आती है बेटा? आती है आपको? आती है, बहुत बढ़िया। सब बच्चों को आती है तो बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को जुगनी आ जाती है? ठीक है, वेरी गुड। आओ, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ छोटे छोटे कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं गुरुजी? इनको देखो, इन कंट्रियों का नाम देखो, तब कुछ बात बनेगी। भारत के साथ लगी हुई कंट्री है जहां टर्मोइल चल रहा है मेरे बच्चों, जिसका नाम है म्यांमार। ये भारत के साथ सीमा साझा करती है। क्या नाम है? म्यांमार से जुड़ी हुई कंट्री है जिसका नाम है थाईलैंड, है ना। थाईलैंड के बाद एक और कंट्री है जिसका नाम है कंबोडिया। एक और कंट्री जुड़ी हुई है जिसका नाम है लाओस। यहां पर नशा उगता है, नशा। क्या उगता है? और भारत आता है। हाँ जी। उसके बाद नीचे आओगे तो एक कंट्री है मलेशिया। ये मलेशिया है। मलेशिया के टिप पर एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर, जो कि अमेरिका जैसी विकसित कंट्री है। छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटी सी। इसका नाम क्या है? सिंगापुर। फिर उसके नीचे एक बहुत बड़ी कंट्री है इनकी, इंडोनेशिया। फिर इधर आओगे तो फिलीपींस है, और ये ब्रुनई। यहां पर सबसे
बड़ा और आक्रामक देश जो है इनके ऊपर बैठा है, जिसका नाम है चाइना। क्या नाम है? और चाइना सबको धोता है, सबको रोज क्या दिखाता है? आंख दिखाता है कि अभी उड़ा दूंगा। कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है? कि डरा के काम जल्दी बन जाता है, प्यार से काम उतनी जल्दी। भिन्न भय, भिन्न भय ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना होए प्रतीति। जब तक डर नहीं होगा तब तक आदमी काम। क्यों भाई शहीद? हेलो, जब तक डर नहीं होगा तब तक, डर भी एक आदमी से काम कराता है। भाई दिल्ली आ गए, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, घर वाले कब तक पैसा भेजें? डर लगता है कि क्या होगा मेरा, किताब उठाते हो इसीलिए। तो इन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बना लिया। क्या बना लिया? संगठन बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। दे हैव क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या आओ मिलकर हम अपने क्षेत्र की समृद्धि की बात करते हैं। और उस संगठन का नाम क्या है? 67 में ये बन गया था। जैसे सार्क बना था मेरे जिगर के टुकड़ों, उसी तरीके से कौन सा संगठन बन गया? इसमें से थोड़ा पानी ले बेटा। क्यों? भारत उस गली का ही नहीं है। अब आप कहो, कोई बच्चा कहे कि जी मैं उत्तराखंड में रहता हूं, मैं यूपी में क्यों नहीं रहता? क्या जवाब है? भाई जहां के हो वहीं तो रहोगे, यहां कैसे रह लोगे? गलियां क्या हैं? अलग अलग हैं। कुछ इसमें वही कंट्री हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में है। अगर इंडिया ईस्ट एशिया में होता तो वो भी इसका भाग होता। यस और नो? ये सारे देश ही क्या करते हैं? सारे देश ही मेरे जिगर के टुकड़ों क्या है? डरते हैं चाइना से। थैंक यू। क्योंकि चाइना इस पूरे इलाके को अपना भाग बताता है। क्या बताता है? ये कहता है कि मेरी देश की सीमा यहां है, लेकिन ये पूरा इलाका जो ये समुंदर लगा हुआ है ये मेरा है। और जहां जो भी यहां छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं वो भी मेरे हैं। क्या बच्चों? सब कुछ मेरा, किसी का और कुछ नहीं है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। इस पूरे समुंदर पर और पूरे समुंदर के छोटे छोटे द्वीपों पर किसका अधिकार बताता है? क्यों बताता है भाई? समुंदर की कहानी मैंने आपको सुना रखी है। क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर? मछलियां, पेट्रोल, कोरल रीफ, मोंजानाइट, पॉलीनेटालिक नोडुल्स, व्यापार, सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज। समझ में आया? समुद्री डकैती। इस पूरे इलाके को अपना कंट्रोल कर लिया है। बल्कि ऐसा है, कई जगहों पर तो उसने महासागर में रेत डाल डालकर पक्का कर दिया और वहां अपने सिपाही बैठा दिए। आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर रहा है विद इन दी ओशन। इट इज क्रिएटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड। कौन कौन से आइलैंड है मेरे जिगर के टुकड़ों? आइलैंड के नाम देखो जिस पर ये अपना कब्जा बताता है। ये आइलैंड है पार्सल, स्कारबोरो, स्पार्टली, पार्सल आइलैंड, स्कारबो आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, चाइना। और वहां है उसकी गली। और यहां तक इस पूरे इलाके को वो कौन सा भाग बताता है?
और ये इलाका कौन से सागर में है? प्रशांत महासागर। कौन से सागर में है? प्रशांत महासागर में। चाइना के नीचे है, साउथ में है, तो इसको बोलते हैं साउथ पैसिफिक सी। ठीक है, इसको चीन सागर भी बोलते हैं, दक्षिणी प्रशांत सागर भी बोलते हैं, साउथ चाइना सी भी बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? अब वो यहां अपना वो मानता है और इन कंट्रियों के साथ उसने वो बना रखा है। यूएन क्लॉज ने नियम बना रखे हैं। एक संस्था है जो समुद्रों के नियम बनाती है, यूएन क्लॉज, कि किसकी सीमा कहां तक आएगी। मेरे बच्चों, किसकी सीमा कहां तक आएगी, लेकिन ये उसको भी मानता नहीं है, यूएन क्लॉज के नियमों को भी मानता नहीं है। इट डज नॉट ओबे द रूल ऑफ यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज के नियमों को भी ये मानता नहीं। यूएन क्लॉज के नियम क्या है? नियम निकाल के आपको एक बार बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा वो हो जाए कि क्या है नियम। देखते हैं इसमें मिल जाए तो। यूएन क्लॉज, ये रहा बच्चों, ये है यूएन क्लॉज की संधि। ये क्या कहती है? ये कहती है कि आपकी जहां देश की सीमा है, जहां आपका लैंड खत्म हो रहा है और उससे समुद्र चालू हो रहा है, उसके 12 नॉटिकल माइल तक, ये तो आपका अपना ही जमीन है, जहां से जमीन खत्म होना चालू हो रही है और समुद्र स्टार्ट कर रहे हो, इसको कहते हैं प्रादेशिक जल। क्या बोलते हैं? टेरिटोरी तक। फिर उससे अगले 12 तक यह है आपका कंटीजियस संक्रमण, और फिर 200 तक नॉटिकल माइल तक ये इस इलाके में आप समुद्र में क्या कर सकते हो? समुद्र में मछलियां पकड़ सकते हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। कहां तक? जहां से आपका लैंड चालू हो रहा है उसके नॉटिकल माइल तक। उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यहां से किसके नियम चालू हो जाएंगे? यूएन क्लॉज, है ना? ध्यान से सुनो। आंतरिक बेसलाइन, आंतरिक जल, यह बेसलाइन भूमि के किनारे पर होता है जिसमें खाड़ी और छोटे कंड शामिल होते हैं। इट बेसलाइन इंटरनल वाटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ब्लॉक, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ब्लॉक। उसके बाद टेरिटोरियल सी, उससे लगता हुआ सी और समुद्री मील। यहां पर इस इलाके में कोई भी हवाई जहाज आता है, समुद्र के अंदर कुछ भी मिलता है, कोई भी जीवित गैर जीवित चीज मिलती है, वो किसकी है? आपकी है। इस इलाके में कोई प्रवेश भी कर रहा है तो पहले आपसे कहेगा हेलो, हम आपके इलाके में प्रवेश कर रहे हैं, परमिशन लेगा। वो क्या करेगा? विद परमिशन। ऐसे नहीं कि कोई भी घूम रहा है। 12 nautical miles from the baseline it has a coastal country has the sovereignty over air space, यानी वहां का कोई भी हवाई जहाज घूम रहा है, ओवर सी बेड एंड सॉयल एंड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद मेरे जिगर के टुकड़ों, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, ये बेस लाइन से
200 नॉटिफाइड, वहां पर कुछ प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं तो आपका अधिकार है, आप कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। अब क्या है, अब चाइना जो है, चाइना क्या करता है, यूएन क्लॉज के इस नियम को मानता ही नहीं है। उसकी सीमा तो बहुत पहले ही खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत पहले। लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है, यहां तक वो अपना अधिकार मानता है, जबकि यहां तो और मुल्क हैं, उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहता है यहां से लेकर यहां तक कोई भी जहाज जाएगा, कोई भी एयर स्पेस में एक्टिविटी होगी तो मुझसे पूछकर होगी। सही कर रहा है, दादागिरी जमा रहा, कह रहा है 2000 साल पहले हमारा एक राजा हुआ करता था और वो यहां तक आ गया था, वो मैप निकाल के लाता है, बोलता है इस आधार पर ये हमारा। ऐसे तो हमारा चोल शासक भी कहां तक चले गए थे, यहां तक आ गए थे जीतते हुए, अफगानिस्तान तक। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? तो फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान किसका होना चाहिए आज की डेट में? ये तो कोई बात नहीं है, ये कोई बात है? आज की डेट में जो नियम है उसके आधार पर आपका क्या है। तो यूएन के अंदर एक संस्था है मेरे जिगर के टुकड़ों, जिसका नाम है यूएन क्लॉज। क्या संस्था है? यूएन क्लॉज। वहां पर केस चला, केस में चाइना हार गया। उसने बोला ये गलत तरीके से आपने आइलैंड ले रखे हैं और आप इनको क्या कीजिए, आजाद करो। उसने बोला नहीं करता मैं, जा। जब कोई इतना बड़ा बदमाश हो जाए तो इलाके में किसी चौधरी की बात मानता है? कहता हट, तेरे में दूंगा 2 थप्पड़, साइड हो जा। तो अब इस स्थिति में चाइना आ गया है कि वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों को भी मानता नहीं है। नाउ इन द प्रेजेंट डे चाइना डज नॉट ओबे even the international rules and international system। बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। बात सही है आपकी, जिसको फॉलो नहीं करना है वो फॉलो नहीं करता है। अब जब वो फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये लोग डरे हुए हैं। पर जो आसियान कंट्री हैं इनकी भी प्रॉब्लम क्या है, आसियान पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो। आसियान की प्रॉब्लम क्या है, आसियान कंट्रीज की, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ आसियान कंट्री? प्रॉब्लम ये है कि व्यापार भी इन्हीं के साथ है। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? चाइना के साथ ही इनका सबसे ज्यादा व्यापार है। आरसीईपी एक संगठन बना है, उसमें ये कंट्री है प्लस चाइना है। विरोध करने की स्थिति में भी नहीं है और व्यापार भी इन्हीं के साथ है। व्यापार क्या है? इन्हीं के साथ है, तो विरोध नहीं कर पा रहे। पहले इस इलाके में मेरे बच्चों अमेरिका का कंट्रोल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन अब क्योंकि उसकी इकोनॉमी क्या हो रही है, उसकी इकोनॉमी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो इकोनॉमी डाउन होने पर अब वो इस स्थिति में नहीं है कि अपने जहाज यहां पर रख सके, क्योंकि वो क्यों खर्चा करेगा? बताओ भाई, किसी और की शादी हो रही होगी, वहां अपने 5-7 लाख रुपए लगाओगे? नहीं भाई, हम तो एक लिफाफा लेके जाएंगे, देंगे छोटा सा, खाना खा के वापस आ जाएंगे। यस और नो? तो अमेरिका को क्या पड़ी है कि वो इस इलाके में अपने खर्चा करे? तो उसने, जब ट्रंप आज से 3-4 साल पहले ट्रंप ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। ये स्थिति कुल मिलाकर चल रही है ना। इतनी बात क्लियर हुई? तो थोड़ा सा आसियान देख लो कि आसियान क्या है, ये कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा सुन लो 5-7 मिनट और, फिर अगले
लेक्चर में बात करेंगे। व्हाट इज आसियान? दक्षिण पूर्व देशों का एक आशियाई क्षेत्रीय संगठन है। द फुल फॉर्म आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। यह एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों में बढ़ते हुए तनाव को स्थिरता लाने के लिए बना था। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, इसके आधार पर बना है। कब बना था? 1967। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर। ठीक है, 10 संगठन है इसके। ऑब्जेक्टिव क्या है? सारे ऑर्गेनाइजेशन के एक जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। शांति लाना, स्थिरता लाना, व्यापार आगे बढ़ाना, आपदा में मदद करना, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जोड़ना। तो ये लोगों ने अपना घोषणा पत्र बना रखा है और ये सब आर्थिक विकास के बारे में सोचते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक विकास में एक दूसरे को जोड़ना। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, सबको बढ़ावा देना, जीवन सुधरे इन इलाकों में, इस पर ध्यान देना, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाना। विश्व 3 स्तंभ है इसके, पॉलिटिकली, इकोनॉमी और कल्चरल। तीनों पर ये 10 देश क्या करते हैं? एक साथ मिलकर बात करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यूएन की तरह बात मानते हैं। इनके 3 तंत्र हैं जिसके तहत ये काम करते हैं। इससे आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। क्लासेस मैंने सारी बना रखी हैं। सही बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या कर लें, पुरानी क्लासें जो पढ़ी हुई हैं उन सबको देख लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। पूरा IR यहाँ पर मैं बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। गॉड ब्लेस यू।